नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है हमारी क्लास नंबर 2 ऑफ प्रज्ञा बैच, जिसमें हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखा है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी पैटर्न और हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। इसका हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी ही समझ चुका है। वहाँ से आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो आगे का जो कंसेप्ट है उसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। तो उनको समझने से पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन ले लेते हैं, ताकि आगे जो चीज़ें हैं उनसे कोरिलेट करना हमारे लिए काफ़ी ईजी रहे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो सिंपली ये कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो कौन से प्राइम है जिनका प्रोडक्ट करके हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं? तो उसके लिए हमने एक तरीका जाना था, जो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान था और आई होप ये आपको आ भी गया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उस कंपोजिट नंबर को किस तरीके से लिखा जा सकता है। उससे पहले आपको ये भी बताया था मैंने कि प्राइम वो नंबर होता है जो 1 से बड़ा हो और जिसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कौन हो? 1 हो और इटसेल्फ हो। और इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी 1 और इटसेल्फ के अलावा भी उनके फैक्टर देखने को हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 18, तो आपको क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हम ये पहले भी सीख चुके हैं। तो ये सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम कौन सा रहेगा? 2। ये 2 से कट रहा है। 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। फिर आपको क्या सिखाया था? ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? कंपोजिट नंबर। इसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में नेक्स्ट प्राइम है हमारे पास 3 और नेक्स्ट है हमारे पास 3, तो 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं इस कंपोजिट नंबर को। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 इंटू 3। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाला जा सकता है। तो एचसीएफ हमें पहले भी निकालना आता था, एलसीएम भी हमें आता था। तो हमने नई चीज़ क्या सीखी कि इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे निकालना है। फिर हमने ये भी जाना कि एक इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पे तरीका आता है कि एचसीएफ और एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत होती है। हमने मान लिया कि वो ए और बी है, तो दोनों नंबर को इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट हमने देखा था। इसके बाद हमने क्या चीज़ें सीखी? हमने ये देखा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट था नंबर का जो 1 से स्टार्ट होता है और हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। हमने इन्हें नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर इसीलिए कहा था क्योंकि जब भी हम गिनती करते हैं प्राकृतिक वे में, एक नेचुरल वे में, हमारी जो काउंटिंग हमारे मुंह से निकलती है वो 1 2 3 4 ऐसे निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले कि आपकी कितनी फिंगर्स हैं, एक हाथ में कितनी फिंगर है, तो आप 1 2 ऐसे गिनोगे, ना कि 0 1 2। तो इन्हें हम नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं, ये प्राकृतिक वे में हमारे मुंह से निकलते हैं और साथ ही में हम इसी तरीके से काउंटिंग बचपन से सीखते हैं, तो ये काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। फिर होल नंबर्स के अंदर हमने देखा कि अगर इन नेचुरल नंबर में हम 0 को भी ऐड कर दें तो हमारे पास कलेक्शन बन जाएगी होल नंबर की। तो इसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ हमारा 0 भी इंक्लूडेड होता है। फिर इंटीजर्स में हमने देखा कि हमारे होल नंबर के साथ ही जब नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी ऐड हो जाते हैं तब उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंट सीखे रैशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही क्या रहेंगे? आपके इंटीजर्स रहेंगे। और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे जो क्यू है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर वो थे जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कोई भी 2 इंटीजर हमारे पास नहीं है जिनको हम अगर आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास ये नंबर्स आ जाए। साथ ही में यहाँ पे पाई भी क्या था? हमारा एक इरेशनल नंबर था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था अगर पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। अब हम नया कंसेप्ट क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि यदि p डिवाइड करता है a को, p कोई भी एक नंबर है वो और a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए p हमारा 2 है और a हम ले लेते हैं 4, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 जो है वो डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को। 4 का स्क्वायर क्या होता है? हमारा 16। अब जो 2 है वो डिवाइड कर सकता है 16 को। अगर 16 को 2 डिवाइड करता है हमारे पास आंसर आएगा 8। तो 2 ने क्या किया? 4 के स्क्वायर को डिवाइड किया, तो 2 क्या करेगा? 4 को भी डिवाइड करेगा। ये कहते हैं 4 को डिवाइड अगर 2 करेगा तो ये भी कंप्लीटली हमारा चला जाएगा। तो हमने क्या देखा? अगर p एक के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। जैसे अभी हमने सीखा कि अगर 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है
टू क्या कर रहा है, 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो 2 है वो 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है। आप किसी भी नंबर को लेके देख सकते हो। जैसे 3 क्या करता है, क्या 3 हमारा 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 क्या करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ये एक छोटा सा रिजल्ट है जिसकी हेल्प से हम जो आगे कंसेप्ट है उसे प्रूव करेंगे। अभी हमें सीखना क्या है, इरेशनलिटी को कैसे प्रूव किया जाए। हमने ये तो देख लिया कि √2, √5 जो भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर है। लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करें कि ये रैशनल ही है, इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैसे प्रूव करें। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। अगर आपको ये दे दिया है कि आपको प्रूव करना है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही होता है बिल्कुल अपोजिट, यानी जो चीज़ संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता, वो मानकर हम चलेंगे और लास्ट में जब वो चीज़ हम प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हम ये कह देंगे कि हमने उस चीज़ को गलत मान लिया था, इसी वजह से वो प्रूव नहीं हो पाई है। जैसे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम ये मान लेंगे इसका उल्टा कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। ऐसा मानने के बाद हमें ये पता है कि हम रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो माना है उसके अनुसार √2 को हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और जो q है वो क्या है, इंटीजर्स हैं, दे आर इंटीजर्स। तो यहाँ लिख देंगे p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q को हम 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे p और q जब इंटीजर्स होते हैं तब यहाँ पे एक और चीज़ ये देखने को मिलती है कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, कोई भी कॉमन नहीं होता, इनके बीच में सिर्फ कॉमन 1 होता है। ठीक है, इसके बाद हमने √2 को लिख दिया p/q के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, किसके अंदर, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा p² डिवाइडेड बाई q²। यहाँ पे लिखते हैं। अब √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से यहाँ पे हमारा स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई q²। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब ये जो q है इसे यहाँ पे भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, q², यहाँ पे 2 भी है साथ में, इज इक्वल टू p²। अब ये q² यहीं रहने दो, इज इक्वल टू ये आ जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2। अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने ये सीखा था अगर कोई a² है और p उसे डिवाइड करता है तो p क्या करेगा, उसके जो विदाउट स्क्वायर यानी वो नंबर है a उसे भी डिवाइड करेगा, कि अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है, तो p को भी डिवाइड करेगा। तो यही हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ से आप लिख सकते हो कि 2 डिवाइड्स p², therefore 2 also divides p, तो यहाँ से हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ गई कि 2 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 क्या है, फैक्टर है किसका, p का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो p/2 है हम मान लेते हैं कि वो m है, हमने उसे क्या मान लिया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो p/2 है, देखो p²/2 दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, p/2 को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, m है, ये हमने माना है, तो यहाँ लेट लिख दो। अब यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू में m, इसका मतलब जो 2 है वो क्या है, इसका वेक्टर है। अभी आगे देखते हैं, q² इज इक्वल टू p²/2। यहाँ तक आया था हमारे पास, जहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि 2 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 विल ऑल्सो डिवाइड p। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं p की। तो ये क्या हो जाएगा, q² इज इक्वल टू p² दे रखा है, p की वैल्यू है 2m, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अब हमने p की वैल्यू डाल दी, अब इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा q² इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4m² डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 1 जा 2 2 जा 4 कट गया, q² इज इक्वल टू 2m²।
ये आ गया अब हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, m² इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई 2। अब वापस इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी आ गया कि जो 2 है वो Q² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या करेगा, इस Q को भी डिवाइड करेगा, तो यही यहाँ लिख देते हैं 2 डिवाइड्स Q², देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स Q। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि हमने पहले तो देखा कि 2 क्या कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है, अब हमने देखा 2 जो है वो Q को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो Q है उसका फैक्टर 2 है, तो जैसे हमने P को लिख दिया 2m, वैसे ही हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, तो अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि 2 क्या कर रहा है, Q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब Q अपॉन में 2 है। अगर हम उसे n मान लेते हैं तो Q आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n। इसका मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि 2 क्या एक फैक्टर है Q का, तभी हम Q को 2 इंटू में n करके लिख पा रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास आए कि P को हम लिख सकते हैं 2m और यहाँ से हम लिख सकते हैं Q को 2n, तो दोनों में 2 हमें कॉमन दिख रहा है। तो अगर आप P डिवाइडेड बाई Q करते हो तो यहाँ पे आएगा 2m डिवाइडेड बाई 2n। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, तो इससे ये पता चलता है कि P और जो Q है इसके बीच में कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन जब हमने कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया था, जैसे हमने शुरू में अजम्पशन किया था, तो आप देख सकते हो कि हमने क्या चीज़ यहाँ पे चुनी थी। हमने ये देखा था यहाँ पे, एक मिनट, हमने ये देखा था कि P और Q जो है इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी हम इसे रैशनल नंबर मान सकते हैं। हमने इसे रैशनल नंबर माना था और रैशनल नंबर की कंडीशन ही क्या है, इसकी कंडीशन ही ये है कि हमारे पास जो P और Q है इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए इनके बीच में कॉमन। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 तो कॉमन आ गया, जो 2 है वो P में भी आ रहा है और जो 2 है वो Q में भी आ रहा है। इसका मतलब इनके बीच में जो कॉमन है वो क्या आ गया, इनके बीच में तो कॉमन 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है कि हमने जो अजम्पशन किया था, हम जो मान के चले थे कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो बिल्कुल गलत है, हमने गलत अजम्पशन कर लिया। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हेयर P एंड Q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। इनके बीच में 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दो 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 is the common factor between P and Q। तो 2 हमारा क्या आ गया, इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया है, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो दिस अराइजेस ए कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलत चीज़ अजम्पशन कर लिया था, हमने गलत चीज़ अज्यूम कर ली थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो गलत अजम्पशन करने के कारण ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल। हमने क्या गलत मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा कि इसी वजह से हैंस जो √2 है वो इरेशनल है, इज इरेशनल। आई होप ये समझ आया होगा। एक बार में थोड़ा समझना, इतनी लंबी सी चीज़ को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम एक बार वापस इसे रिवाइज करते हैं। हमने किया क्या था एक बार वो देखते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, ताकि हमें बिल्कुल भी यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो समझते समय। तो ये हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जिन्हें हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अभी आप देखो शुरू से हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये प्रूव करना था हमें कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है कॉन्ट्राडिक्शन का, जिसमें हम इसका उल्टा मानते हैं। हमें इरेशनल दिया था तो हम ये मान लेंगे कि इसका उल्टा, यानी हमने ये मान लिया लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, लेट √2 बी ए रैशनल नंबर, ये मान लिया हमने। इसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया √2 को P/Q की फॉर्म में। अब जब भी हम किसी रैशनल को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तब वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि P और जो Q है वो दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जब P और Q हैं, अगर इन्हें हम इरेशनल नंबर प्रूव करना चाहते हैं तो उससे पहले हमने इन्हें रैशनल लिए, तो रैशनल में P/Q है, तो ये कंडीशन होती है कि P/ जो Q है वहाँ पे P और Q के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखने को नहीं मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब हमने क्या किया, जब हमने लिख दिया √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तब हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। तो ये हो गया √2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और रूट आपस में कट गए हैं, यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब हमने क्या किया, जब यहाँ से कट गया तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये जो क्यू स्क्वायर यहाँ डिवाइड में हो रहा है, यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर को हमने यही रहने दिया और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था इसे इधर डिवाइड में भेज दिया, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ये देखा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, इधर देखो, हमने ये पढ़ा था कि यदि p क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो p को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, कि अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, p अपॉन 2 को m मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि p को हम 2m लिख पा रहे हैं, क्योंकि p जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमने p को लिख दिया 2m। इसके बाद p को 2m लिखने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास आया था क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 2 आया था, ठीक है। तो हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया, फिर हमने जो p की वैल्यू आई है 2m, इसे इस इक्वेशन के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर, यहाँ पे p की जगह हमने लिख दिया 2m और इसका स्क्वायर नीचे 2 हमारे पास था। अभी हो गया क्यू स्क्वायर, 2m का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर। नीचे 2 था तो 2 जो है 4 को काट देगा 2 से। अब हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। यहाँ पे अब जो m स्क्वायर है उसे यहीं रहने देंगे, इस 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये हो गया m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब फिर से वही हम अपनाएंगे तरीका कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। तो यहाँ से हमने क्या किया कि q अपॉन 2 को हमने n मान लिया और q हमारा आ गया 2n। तो अब हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू 2m और q आ गया 2n। तो हमने क्या किया, p अपॉन q किया, क्योंकि हमने √2 को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा था, जहाँ पे p और q के बीच में कॉमन फैक्टर से 1 होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो हमने देखा p को हम 2m लिख पा रहे हैं और q को हम 2n लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर भी 2 दिखाई दे रहा है, नीचे भी 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब p और q के बीच में कॉमन फैक्टर 2 आ गया है। तो हमने लिखा 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, दोनों के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया है। दिस अराइजेज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है ड्यू टू आवर रॉन्ग अजप्शन। क्यों होती है, क्योंकि हमने गलत चीज अज्यूम कर ली थी, हमने ये मान लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो एक गलत अजप्शन थी, दैट √2 इज रैशनल। इसीलिए हम यहाँ से लिखेंगे कि इसी वजह से यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन से कह सकते हैं कि √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, ना कि एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।